व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर अपना आखिरी और सबसे ताकतवर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वे अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म कर सकें। एक ही बार में रूस यूक्रेन पर 200 तक मिसाइलें दाग सकता है, जबकि पूरे यूरोप में वायु रक्षा इंटरसेप्टर की कमी है। आज इसी बारे में युद्ध अध्ययन संस्थान लिख रहा है, इसी बारे में सैन्य विश्लेषक कॉन्स्टेंटिन माशोविट्स लिख रहे हैं और इसी बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी कह रहे हैं। वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि डॉनबास में स्लावियांस्क क्रामातोर्स्क शहरी क्षेत्र पर रूस का ग्रीष्म शरतकालीन आक्रमण विफल हो गया, लेकिन साथ ही वे एक काफी डरावना पूर्वानुमान भी देते हैं। क्रेमलिन 2026 की शरद ऋतु और सर्दियों के लिए एक और अंतिम रणनीतिक प्रयास की तैयारी कर रहा है। इसी समय वॉशिंगटन युद्ध अध्ययन संस्थान वास्तव में ये दर्ज करता है कि व्लादिमीर पुतिन ने इस सर्दी में यूक्रेन को झुकाने का मौका देखा है, पेट्रियट इंटरसेप्टर की उसी कमी का उपयोग करते हुए, और इसी वजह से युद्ध 2027 तक खिंच जाएगा। लेकिन इसके बाद शायद ठहराव आ सकती है, क्योंकि ये क्रेमलिन की आखिरी कोशिश होगी, जिसके बाद लड़ाई जारी रखने का कोई रणनीतिक मतलब नहीं रह जाएगा। इस एपिसोड में हम विश्लेषणात्मक पूर्वानुमानों से लेकर उन मिसाइलों की ठोस संख्या तक पूरी तस्वीर समझेंगे जिनका जिक्र आज हो रहा है। कुल मिलाकर मैं पहले ही कह दूं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आज की जो स्थिति बनी है उसे पूरी तरह से तर्कसंगत तरीके से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि युद्ध जारी रखने के लिए क्रेमलिन क्या योजना बना सकता है। मेरा नाम एलेक्सी पेचिए है। आइए इस विषय को साथ में समझते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी रहूंगा। अभी जब तक हमने शुरू नहीं किया है, एक बार चेक कर लें। कृपया इस वीडियो के नीचे देखें कि क्या आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। हो सकता है आप काफी समय से देख रहे हों लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। तो सैन्य विश्लेषक कॉन्स्टेंटिन माशोविट्स ने एक बड़ा लेख लिखा है जो निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है। उनके अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 2023 से क्षयकारी युद्ध पर दांव लगाया था, लेकिन थकावट की लड़ाई में जीतने की क्रेमलिन की योजना 2 मुख्य कारणों से विफल हो गई। पश्चिम की ओर से कीव को दी जा रही सैन्य और वित्तीय सहायता को रोकना असंभव था और चीन की रूसी आक्रामकता में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने की अनिच्छा थी। ऐसा लगता है कि व्लादिमीर पुतिन सच में उम्मीद कर रहे थे कि पूरा पश्चिम डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण अपनाएगा और यूक्रेन को मदद देना बंद कर देगा, लेकिन यूरोप नहीं रुका। या फिर ये उम्मीद थी कि यूरोप कम से कम सैन्य मदद और वित्तीय मदद कम कर देगा और यूक्रेन को ऐसी स्थिति में डाल देगा जब मदद तो है लेकिन वो खुलकर इतनी कम है कि रक्षात्मक युद्ध जारी रखने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। और ऐसी स्थिति में यूक्रेन को मजबूरन कोई ऐसा समझौता करना पड़ेगा जो पूरी तरह से क्रेमलिन के हित में होगा। और मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा कि ठीक इसी वजह से रूस के विदेश मंत्रालय ने पिछले 2 हफ्तों में कई बार यह बयान दिया है कि दरअसल यूरोप ने ही युद्ध जारी रखने का फैसला किया है, क्योंकि उसने यूक्रेन को पैसे और हथियारों से समर्थन देना जारी रखने का फैसला किया है। यानी इन बयानों के जरिए वे असल में अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। उनकी बदकिस्मती से यूरोप ने यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ा है, वो समर्थन जारी रखे हुए है, क्रेडिट लाइनें दे रहा है और इसी तरह की मदद कर रहा है। लेकिन जैसा कि कॉन्स्टेंटिन माशोविट्स लिखते हैं, इस थकावट की लड़ाई की नाकामी को स्वीकार करने के बजाय रूस एक और आखिरी रणनीतिक धक्का देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रूसी आक्रांता रूस में नए चरण की लामबंदी की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये निश्चित रूप से खुली लामबंदी की तरह नहीं दिखेगी। मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्यों। और क्रेमलिन यूक्रेन की जमीन पर हमले तेज कर रहा है, अर्थव्यवस्था को सैन्य मोड में डाल रहा है और हाल ही में रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में बदलाव किए हैं। मैं याद दिला दूं, पुतिन ने उदाहरण के लिए यूक्रेन के मानव रहित प्रणालियों वाले बलों के समकक्ष एक नए कमांडर की नियुक्ति की है, यानी उनके यहाँ इसे अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन उन्होंने भी खास तौर पर हवाई घटकों और ड्रोन घटकों को मजबूत करने पर जोर देना शुरू कर दिया है। आगे मैं माशेविट्स का एक उदाहरण पेश करूंगा। क्रेमलिन ने अपने मौजूदा रणनीतिक हालात के बारे में 2 मुख्य बातें पहले ही समझ ली हैं। उसके लिए बहुत महंगी साबित हो रही इस युद्ध में अपनी भागीदारी को और लंबा खींचना थकावट की रणनीति के तहत उसके लिए बेहद खतरनाक है।
इसलिए तेजी से और बड़े, बल्कि मैं कहूंगा बहुत बड़े पैमाने पर रफ्तार बढ़ाना जरूरी है। यानी बात यह है कि अगर थकावट की इस जंग में जीतना मुमकिन नहीं है और ये जंग अब खुद मास्को पर असर डालने लगी है, अब ये तो साफ है कि रूस पर जो हमले आज हर दिन हो रहे हैं उन्हें 2022 या यहां तक कि 2023 में भी सोचना मुश्किल था। और ये सोच थी कि हम यूक्रेन को इतना थका देंगे कि वो हार मान लेगा। लेकिन साफ है कि थकावट की ये जंग अब नतीजा नहीं दे रही, क्योंकि यूक्रेन और मजबूत हो रहा है। तो इसलिए अगर थकावट की जंग में जीत नहीं मिल रही है तो एक जबरदस्त हमला करना होगा, जिससे दुश्मन को बहुत जल्दी सदमे और डर में डाल दिया जाए और उसे जल्दी से आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना होगा। और दूसरी बात माशेवेट्स के अनुसार ये है, क्रेमलिन एक बार फिर से बड़े पैमाने का आक्रामक अभियान दोहराना चाहेगा, नई ताकतों के साथ बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान, नई लोगों के साथ और शायद किसी नई जगह पर। मोबिलाइजेशन के बारे में अभी रूस में क्षेत्रों को खासतौर पर कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती बढ़ाने का आदेश दिया गया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया, या तो आप खुद 409,000 रूसी ईवान ढूंढ लीजिए जो यूक्रेन में मरने के लिए तैयार हैं, या फिर लामबंदी का ऐलान किया जाएगा, यानी कोई और रास्ता नहीं है। और आज की तारीख में जो आधिकारिक तौर पर पता है, रूस के 56 क्षेत्र अब पैसे सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वालों को नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वालों को दे रहे हैं, यानी भर्ती के दलालों को। और कुछ क्षेत्रों में इन भर्तीकर्ताओं को दी जाने वाली रकम 10 गुना बढ़ा दी गई है। तो ये मुमकिन है कि अक्टूबर तक वे इसी तरीके से काफ़ी सारे रूसी ईवानों को पकड़ लेंगे ताकि उन्हें आम मोबिलाइजेशन की घोषणा न करनी पड़े। या फिर ये पेंजा की तरह होगा। आपको वे दृश्य याद है? सब लोग अब उन्हें भूलने लगे हैं, जब वहां सच में सड़कों पर मर्दों को पकड़ा जा रहा था, लेकिन ये काम ज्यादा छुपकर, ज्यादा स्थानीय स्तर पर किया जा रहा था, पूरे देश में नहीं। और इसलिए सभी रूसी लोगों ने उन दृश्यों को देखा और फिर भूल गए। इस संदर्भ में वॉशिंगटन युद्ध अध्ययन संस्थान की भविष्यवाणी यूक्रेनी विश्लेषक माशेवेट्स से भी ज्यादा सख्त लगती है। युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे और अगले साल तक युद्ध को खींचते रहेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वो पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का फायदा उठा सकते हैं ताकि यूक्रेन को अपनी अधिकतम मांगों के आगे झुकने के लिए मजबूर कर सकें। विश्लेषक साफ साफ लिखते हैं, उत्पादन प्रयासों को विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों पर केंद्रित करना इस बात का संकेत है कि क्रेमलिन आगामी सर्दी का उपयोग यूक्रेन की प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए करना चाहता है, यानी इसी सर्दी में। और यहाँ वास्तव में ये बात उल्लेखनीय है कि रूसी इस समय विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन पर सबसे अधिक जोर दे रहे हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि यूक्रेन के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। आगे ICW की रिपोर्ट से एक उद्धरण है। क्रेमलिन मानता है कि वो यूक्रेन में इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का उपयोग इस तरह कर सकता है कि उसे सार्थक वार्ता में शामिल होने या अपनी अधिकतमवादी मांगों पर कोई रियायत देने की आवश्यकता ना पड़े। हाल ही में पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति में आई तेज कटौती युद्ध को 2027 तक खींचने में मदद करेगी। विश्लेषकों के अनुसार व्लादिमीर पुतिन की तर्क शक्ति ये है, रूस थकावट की इस जंग को जीत सकता है अगर और केवल अगर रूसी सेना अपनी पहल बनाए रखती है और पूरे युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ती रहती है, साथ ही यूक्रेनी शहरों और बुनियादी ढांचे पर लगातार हमला करती है और इस तरह यूक्रेन की रक्षा करने की क्षमता और पश्चिमी समर्थन दोनों को खत्म कर देगी। एक और उदाहरण, पेट्रियट मिसाइलों की कमी रूस को आने वाली सर्दियों में यूक्रेन को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाने का मौका देती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण वार्ताओं में देरी और युद्ध को लंबा करने में योगदान देगा। इसी के साथ ICW ने हमले की एक विशेष दिशा की भविष्यवाणी की है। रूस सर्दियों में यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर और अधिक सक्रियता से हमला करेगा और आने वाले हफ्तों में ही ऊर्जा क्षेत्र पर, खासतौर पर कीव की ऊर्जा व्यवस्था पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर देगा ताकि यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्रों को मजबूत करने के प्रयासों को विफल किया जा सके। जारी है। अब मिसाइलों के बारे में ठोस आंकड़े सामने हैं जो इन सभी अनुमानों को अब सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि हो रही घटनाओं का विवरण बना देते हैं।
आज यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के मानव रहित प्रणाली बलों के कमांडर रॉबर्ट माध्यार ब्राउडी ने एसोसिएटेड प्रेस को दिए इंटरव्यू में चेतावनी दी कि रूसियों की योजना है कि वे जहाज़ों, विमानों और ज़मीनी लॉन्चर से अलग अलग प्रकार की मिसाइलों की एक साथ फायरिंग को बढ़ाकर एक ही बार में 200 मिसाइलों तक ले जाएं। उनके अनुसार अभी दुश्मन एक साथ 70 से ज्यादा, अगर ठीक कहे तो 77 मिसाइलें दाग सकता है, वो भी अलग अलग प्रकार की, यानी एक ही बार में 70 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। लेकिन मड्यार के अनुसार ये संख्या 200 तक बढ़ सकती है और इसलिए इनकी संख्या कम करने का एकमात्र तरीका है कि उन सभी ठिकानों पर हमला किया जाए जो इन रूसी मिसाइलों के निर्माण में शामिल हैं और लॉन्चर पर भी। यूक्रेनी सैन्य खुफिया के आंकड़े वास्तव में इस उत्पादन दौड़ के पैमाने की पुष्टि करते हैं और ये है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय की जानकारी के अनुसार। रूस वाले हर महीने 3 से 4 संयुक्त हमले करने में सक्षम हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और ड्रोन शामिल होंगे। लक्ष्य अभी भी कीव, जापोरिजिया, डिनिप्रो और खार्किव है जो यूक्रेन के रक्षा औद्योगिक परिसर के केंद्र है। मुख्य प्रकार के मिसाइल हथियारों के मामले में GUR के अनुसार रूस उत्पादन योजना को 110 से 120% तक पूरा कर रहा है। कुछ नमूनों के मामले में तो ये योजनाएं पूरी तरह से पार भी कर दी गई हैं। खासतौर पर यूक्रेनी खुफिया जानकारी के अनुसार ओनिक्स और सिरकोन मिसाइलों के मामले में पूरे साल की योजना इस साल 3 अगस्त तक ही पूरी कर ली गई थी। तो इसका मतलब है कि रूस ने दुर्भाग्य से मिसाइलों का उत्पादन व्यवस्थित कर लिया है और अपने ही उत्पादन लक्ष्यों को पार कर रहा है। और मैं जोर देकर कहता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, ये यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी का आकलन है। मिसाइलों के इस्तेमाल की रणनीति भी बदल रही है। बात सिर्फ संख्या की नहीं है बल्कि हमलों के समय की भी है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक हफ्ते में रूस ने 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है और अब वो दिन के समय यूक्रेन पर ज्यादा बार हमला करने लगा है। इसका मकसद अचानक हमला करना है ताकि यूक्रेन की रक्षा सेनाओं को तैयारी के लिए कम समय मिले। नई रणनीति का एक और सबूत है क्रेमलिन के जेट ड्रोन। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की वायुसेना के कमांड के प्रवक्ता यूरी इग्नात ने निम्नलिखित बयान दिया। जुलाई में रूस ने जून की तुलना में 5 गुना ज्यादा जेट ड्रोन का इस्तेमाल किया। इनकी गति आंतरिक दहन इंजन वाले ड्रोनों की तुलना में काफी अधिक है। वही शाहेड ड्रोन, जिन्हें यूक्रेन वासी मोपेड कहते हैं, और ये अब ज्यादातर यूक्रेनी इंटरसेप्टर और ड्रोन के लिए पहुंच से बाहर है, जिनकी गति सीमित है, लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि हाल ही में वही इंटरसेप्टर ड्रोन पेश किए गए थे, जेट इंटरसेप्टर ड्रोन, जो वाकई में इन रूसी जेट ड्रोन्स को गिरा सकते हैं। इसके साथ ही एक नई और भी ज्यादा चिंताजनक खतरा जुड़ गई है। ये रूसी उपग्रह नेटवर्क रासवेत है। ये वही स्टारलिंक का समकक्ष है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के रेडियो टेक्नोलॉजी और तकनीकी सलाहकार सेर्गेई फ्लेश बेस्क्रेस्नोव ने चेतावनी दी कि इस नेटवर्क के तैनात होने के बाद, जो स्टारलिंक का समकक्ष है, रूसी लोग पूरे यूक्रेन पर ऑनलाइन नियंत्रण वाले ड्रोन से हमला कर सकेंगे। लेकिन मैं याद दिला दूं कि इसी समय यूक्रेन अभी रूस के ऊपर ड्रोन को ऑनलाइन नियंत्रित करने के लिए स्टारलिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि यूक्रेन ने ऐसा अनुरोध एलॉन मस्क को भेजा था और कहा था कि हम ये नहीं मांग रहे कि आज जो स्टारलिंक रूस के ऊपर काम नहीं करता उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि नागरिक ठिकानों पर हमला किया जा सके। नहीं, ठीक है, हम सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और इन मिसाइलों के निर्माण करने वाले कारखानों पर हमले तक ही खुद को सीमित रखेंगे। लेकिन एलॉन मस्क ने यह बयान दिया कि फिलहाल इस समय स्टारलिंक का इस्तेमाल रूसियों पर हमले के लिए करने की अनुमति वो नहीं देते, ये कहते हुए कि उनके अनुसार यूक्रेन को अब किसी न किसी शांति समझौते के लिए राजी हो जाना चाहिए और रूसियों के साथ युद्ध समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अब रूसियों के पास यही रासवेत सिस्टम होगी जिससे वे अपने सैटेलाइट्स के जरिए ऑनलाइन कंट्रोल वाले ड्रोन से हमारे पूरे क्षेत्र पर हमला कर सकेंगे, जो पूरी तरह से स्टारलिंक सिस्टम की नकल करते हैं। और अब और चिंता तब बढ़ गई जब यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया विभाग के डिप्टी चीफ जनरल मेजर वादिम स्किबित्स्की ने इसकी पुष्टि की।
कि रूस रासवेद सिस्टम को उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से तैनात कर रहा है। 31 जुलाई तक मार्च के आखिर में छोड़े गए 16 सैटेलाइट्स ने ऑर्बिट पर कार्यशील समूह का गठन पूरा कर लिया है। सैटेलाइट्स पहले ही यूक्रेन के ऊपर कम से कम 2 संचार विंडो प्रदान कर रहे हैं, जिनकी अवधि 1 घंटे से ज्यादा है, यानी जब ये सैटेलाइट्स खास तौर पर यूक्रेन के ऊपर से गुजरते हैं। रोजाना 2 बार 1-1 घंटे के लिए रूसियों के पास पहले से ही एक विंडो होती है जब वे ऑनलाइन सीधे रियल टाइम में ड्रोन को नियंत्रित कर सकते हैं और यूक्रेन के पूरे क्षेत्र में निगरानी और हमले कर सकते हैं। यूक्रेनी खुफिया जानकारी के अनुसार क्रेमलिन का लक्ष्य 2027 तक इस समूह को 292 सैटेलाइट्स तक पहुंचाना है। यह पहले से ही यूक्रेन के पूरे क्षेत्र पर लगभग 24 घंटे निगरानी करने की अनुमति देगा और 2030 तक ऐसे सैटेलाइट्स की संख्या लगभग 1000 तक पहुंच जाएगी। कुल मिलाकर दुर्भाग्य से वे सभी अनुमान कि रूस अपना स्टारलिंक जैसा सिस्टम लॉन्च नहीं कर पाएगा गलत साबित हुए हैं और अब वे धीरे धीरे रासवेद सिस्टम को तैनात कर रहे हैं और खुद फ्लैश भी मानता है कि हाँ, ये वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन सब की वजह से यूक्रेन की असली समस्याओं पर चर्चा करते हैं। यूक्रेन पर बैलिस्टिक हमलों की तस्वीर जटिल है। यूक्रेन के पास बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ एकमात्र प्रणाली पैट्रियट है, जिसके इंटरसेप्टर की बहुत ज्यादा कमी है। ये बात काबिले गौर है कि एक समय पर यूक्रेन ने सार्वजनिक रूप से ये बताना ही बंद कर दिया था कि रूस हमलों में कितनी मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है। ये बदलाव अपने आप में दिखाता है कि ये जानकारी कितनी संवेदनशील है और अब हाल की रिपोर्टों में यूक्रेनी वायुसेना ये नहीं बताती कि कितनी मिसाइलें दागी गईं और उनमें से कितनी मिसाइलें गिराई गईं। वे केवल ड्रोन की संख्या के बारे में बताते हैं और दुर्भाग्य से ये भी कहना पड़ेगा कि इससे पहले खबरें आई थीं कि यूक्रेनी वायुसेना एक भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइलें ही कम पड़ रही हैं। यूक्रेनी स्रोतों के अनुसार खुद यूरोप को भी मिसाइलों की कमी है, पैट्रियट मिसाइलों की। सहयोगी देश यूक्रेन की ये कमी वास्तव में पूरी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास भी सीमित भंडार है और जैसा कि आप जानते हैं अमेरिकियों ने अपने भंडार पहले ही खत्म कर दिए हैं और जो भी उत्पादन लाइन से निकलता है वो तुरंत अमेरिकी सेना की कमी को पूरा करने के लिए भेजा जाता है, ना कि यूरोपीय सेना के लिए। इसीलिए यूरोपीय देश जो कुछ भी उनके पास है उसे अपने पास ही रखते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें खुद ही उसकी जरूरत ना पड़ जाए। और इसी के साथ साथ उत्तर कोरिया रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस करना जारी रखता है, 23 और KN-24, जिनका विचलन बहुत ज्यादा है। और अगर आप याद करें, जुलाई में एक घटना हुई थी जब क्रीवी री के पास उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल एक घर में आकर गिरी थी, एक निजी घर में, जिसमें पूरे परिवार की मौत हो गई थी। तो पता चला कि वो मिसाइल अपने लक्ष्य से पूरे 15 किलोमीटर भटक गई थी और उसी वजह से उस रिहायशी घर पर जा गिरी थी। तो अब इस मामले पर ताज़ा खबरें ये हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुद तनाव बढ़ने के पैमाने और उसकी प्रकृति की पुष्टि की है जब उन्होंने 11 अगस्त की एक और रात की हमले पर टिप्पणी की। खेरसोन और खार्किव में सबस्टेशनों पर हमले हुए जिससे बिजली चली गई। डोनेट्स्क, डिनिप्रोपेट्रोव्स्क और निकोलेव क्षेत्रों में भी हमले हुए। रॉकेटों के अलावा यूक्रेन पर 120 से ज्यादा ड्रोन भी आए, जिनमें से ज्यादातर रिएक्टिव शाहिद थे। अब मैं जेलेंस्की का बयान पेश करता हूं। रूस का हर कदम, बैलिस्टिक उत्पादन बढ़ाना, उत्तर कोरियाई संसाधनों का इस्तेमाल करना, लामबंदी की तैयारी, ये सब दिखाता है कि मॉस्को शांति के लिए नहीं बल्कि तनाव बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है। और शांति के लिए अभी प्रतिक्रिया देना जरूरी है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन कंपनियों पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने चाहिए जो रूसी युद्ध के लिए काम कर रही हैं। यूक्रेन को वायु रक्षा के लिए और अधिक मदद चाहिए। ये सब जरूरी है ताकि दुनिया को एक मौका मिल सके। और नई हमलों की धमकी के बीच जेलेंस्की ने, याद दिला दूं, 5 अगस्त को ही स्थानीय प्रशासन से पहले से ही सर्दियों के लिए तैयार रहने की योजनाओं को लागू करने की अपील की थी। मुख्य कार्यों में उन्होंने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता के शरण स्थलों की व्यवस्था और यूक्रेन की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं को मजबूत करने को बताया।
तो जाहिर है सर्दी मुश्किल होने वाली है, लेकिन अगर विश्लेषकों की माने तो क्रेमलिन के लिए ये आखिरी रणनीतिक कोशिश भी हो सकती है, जिसके बाद उसकी क्षमताएं काफी कम हो जाएंगी और उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि इस क्षय युद्ध को भी अब क्रेमलिन संभाल नहीं पा रहा है, उसके लिए भी ये मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए उनकी उम्मीद है कि यूक्रेन पर एक आखिरी, उनके हिसाब से जबरदस्त हमला किया जाए और यूक्रेन को वसंत तक या लगभग आत्मसमर्पण पर मजबूर कर दिया जाए। मैं फिर से ये नहीं कहना चाहता कि सिर पर राख डालनी चाहिए, ये कहना कि सब कुछ खत्म हो गया, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। साफ है कि युद्ध जारी है, दुर्भाग्य से ये निकट भविष्य में खत्म नहीं होने वाला है। देखिए, और बस ये बेहतर है कि हम समझें कि हमें किस चीज के लिए तैयार रहना है, बजाय इसके कि हम किसी झूठी उम्मीद में जिएं। और माफ कीजिए, मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये किसने कहा था कि बस मिसाइलें खत्म होने वाली है। रूस के पास बस 10 मिसाइलें बची हैं, 20 मिसाइलें बची हैं। नहीं, उनके पास हैं। और जैसा कि खुफिया विभाग के उप प्रमुख ने कहा, उनके पास जरूरत से ज्यादा है। रूस वाले दुर्भाग्य से आगे निकल रहे हैं। वे इन मिसाइलों के उत्पादन की अपनी ही योजनाओं से भी आगे निकल रहे हैं। इसलिए वे इन मिसाइलों से यूक्रेनी शहरों पर अधिक से अधिक हमले करने पर जोर देंगे। इसलिए यहां मैं बात को विराम देता हूं। दोस्तों, अपनी राय और निष्कर्ष जरूर इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और घंटी दबाना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप स्वतंत्र यूट्यूब चैनल के काम को समर्थन देना चाहते हैं ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे खुली, बिना किसी भ्रम के, तो आप इस चैनल को आर्थिक रूप से समर्थन दे सकते हैं किसी भी डोनेशन के जरिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स पर है, या फिर सीधे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्पॉन्सरशिप के जरिए। इस वीडियो के नीचे स्पॉन्सर करें बटन पर क्लिक करें और अपने लिए कोई भी सुविधाजनक समर्थन विकल्प चुनें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।